सी आवाज़ में बोलो थोड़ा। हम जो है नांदेड़ से आए हुए थे। हाँ नांदेड़ में एक एरिया है मीरपुरा नगर, हाँ मस्जिद और दरगाह के ताल्लुक से हाँ अगर अन्याय हुई, हाँ वहाँ के इमाम को इन्होंने आदेश दिया औकाफ ऑफिसर, हाँ वो इमाम बराबर नहीं है, हाँ लिहाजा उसको निकाल दिया जाए, ऐसा हमारी डिमांड है। हाँ तो उन्होंने आदेश दिया वो रद्द करना। हाँ मैं वहाँ का बोल दी थी, हाँ मेरा नाम हाँ हमारे कारोबार निकाल दोनों इमाम के हाथ में कारोबार है, हाँ जो कि गलत है, हाँ। वक्फ एक्ट के खिलाफ है। हाँ लिहाजा जो है हमारी वो एक ही डिमांड है कि वो इमाम को तात्पुरता जो रखा हुआ है, हाँ उसके बाद जो दिया हुआ है वो चीज़ें ख़त्म करके रद्द करना चाहिए। एक मिनट तुम्हारा जो डिमांड है, तुम्हारा राइट जो ख़त्म हो रहा, तो तुम्हारा सक्सेशन है कि विरासत है कि आप हेरिडेटरी है? यहाँ से जो अपने पास बोर्ड से जो है मंजूर वसूली है। हाँ, तो तुम्हारा पूर्वजों से होते हुए आ रहा है पूर्वजों क्या? पूर्वजों तो तुम्हारा सक्सेशन ग्रांड है क्या? नहीं, सक्सेशन चालू है। हाँ, तो तुम्हारा का फिर तुम्हारा जो राइट है वो लेके वक्फ बोर्ड ने जो है तो इमाम के हैंडवर्क कर दी, इसलिए आप उपोषण पे बैठे। तो इसके पहले आपने वक्फ बोर्ड से पत्र व्यवहार बहुत ये पूरे मेरे पास इशू है। हाँ जैसे हम 4-5 महीने से चालू है। हाँ। उससे पहले हम और भी बहुत से कार्रवाई करके मुतवली बने। हाँ उसके बाद अभी ये मुशीर साहब जब से आए तब से उन्होंने ज़्यादा तकलीफ देना चालू कर दिया। हाँ, वन साइड काम कर रहे हैं। वन साइड काम कर रहे हैं। तो आपका प्लान डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुशीर साहब मुशीर से। साहब से तो और इसके आगे अभी क्या समाधान है, और आप जो है तो आपकी मांग को लेकर? मैं 1/8 को एप्लीकेशन इंटीमेशन दिया था, हाँ लेकिन आज 14 तारीख तक जो है उन्होंने मेरे से कोई पत्र व्यवहार नहीं, ना फोन नहीं, कोई किस्म का लेटर देने के बाद भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया। तो आपने क्या सीओ से मुलाकात करे थे क्या? सीओ साहब से? सीओ साहब ने लिख के दिए कि ये निकाल दो, ये ऑर्डर कैंसिल करो। हाँ पर वो जा रहा अतियात में, हाँ अतियात की फैल जा रही मुशीर साहब के पास, हाँ। पहले डिप्टी सीओ के पास जाते, हाँ उन्होंने दबा के रख दे रहे। हाँ। तो अतियात में अजीम है, अब्दुल अजीम? मैं अभी कोई मैडम है नहीं, नहीं, अजीम के पास आगे नए बच्चों को खाली हैंडवर्क करे हुए है, मगर अतियात को अजीम है। तो इसके बारे में गब्बर एक्शन कमेटी से आपने कैसा संपर्क करे? ये हमारे अखबारात के लाइन से, हाँ। और हम भी जो है बहुत से क्वेश्चन वगैरह दीगर मामलों में किए, उस वजह से हमारा इनसे राब्ता है। तो हफीज़ भाई आपका स्वागत है फिर से न्यूज़ 92 में। हफीज़ भाई आप हमेशा जो है तो जो है अन्याय होती आप वहाँ खड़े हो जाते, तो ये प्रकरण को आप कैसे लेके चलिए? ये सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप भी हर डिपार्टमेंट में जाते हैं जी, जिला अधिकारी कार्यालय, विभागीय आयुक्त कार्यालय, जिला परिषद, कारपोरेशन, अगर से कोई आंदोलन का अल्टीमेटम दिया जाता है तो उसको 3 दिन के अंदर पत्र व्यवहार करना इनके ऊपर लाजमी हो जाता है। हाँ लेकिन ये वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने 14 दिन हो गए, क्योंकि ये एप्लीकेशन देने के लिए महबूद इनके साथ आया था। 14 दिन में इन्होंने एक भी बार इनसे ना फ़ोन के ऊपर राब्ता करे, ना पत्र व्यवहार करे, ना इनसे मुलाकात करने के लिए बुलाए। तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड ने सामने वाली पार्टी से लेन देन करके कुछ ना कुछ झालझोल किया है। और रही बात ये शेख मुशीर अहमद की, ये डिप्टी सीओ है, ये अहदे के ऊपर है, अहदे के ऊपर रहने के बावजूद ये मुतवल्ली को विश्वास में नहीं ले रहे और सामने वाली पार्टी को ऑर्डर कैसा कर रहे? पहली वजह तो ये है। और दूसरी बात ये है कि गब्बर एक्शन कमेटी ने इनको समर्थन तो दिया ही दिया, औरंगाबाद शहर के और ज़िले की कम से कम 12 से 15 सामाजिक संगठनों ने भी समर्थन दिया। अगर से आने वाले वक्त में हमारे मोहम्मद यूसुफ साहब की डिमांड अगर से मंजूर नहीं होती है तो हम पूरे संगठनों को लेके यहाँ पे एक इतना बड़ा जन आंदोलन करेंगे कि वक्फ बोर्ड ने कभी देखा नहीं होगा इतना बड़ा आंदोलन। तो ये थे हफीज़ भाई गब्बर एक्शन कमेटी के, और साथ में है हमारे बप्पू भाई जो छौनी नगर परिषद के नगर सेवक भी है। तो बप्पू भाई आप इसको क्या बोलना चाहिए? मैं जो यूसुफ भाई है, मैं छौनी परिषद उपाध्यक्ष की तरफ से मैं इनको मेरा पूरा समर्थन है। और हफीज़ भाई ने तो सब बता चुके आपको, ये मुशीर भाई का काला चिट्ठा हमने सब जमा कर रहे हैं अभी, और उनका काला चिट्ठा हम बहुत जल्दी बाहर लाने वाले हैं। अगर इनके ऊपर जो इन्होंने कंप्लेंट्स दिए हैं उनके अगेंस्ट में, उनके
के ऊपर इन्होंने एक्शन नहीं लिया मुशीर भाई ने, तो हम उनका काला चिट्ठा बहुत जल्दी बाहर निकाल देंगे। तो भाई आपका नाम बोलो। मेरा नाम शिवनंद है, हाँ। अकोला से। हाँ मैं मुसलसल वक्फ बोर्ड में 2 साल से, हमारी एक दरगाह है इनाम लैंड जो कि 13 एकड़ ज़मीन है, उसके लिए हम 2 साल से पुरजोर तरीके से मेहनत कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने अकोला लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भूमि अभिलेख का ऑर्डर भी ला लिया हूँ। ये ऑर्डर मैंने अभी जस्ट सबमिट करना है, मुझे सीओ साहब को मैंने बताया हूँ। ये ऑर्डर के ऊपर आदेश दिया हुआ है भूमि अभिलेख अकोला में कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, इसको जल्द से जल्द रजिस्टर करो। बट मेरे समझ में नहीं आ रहा कि इनका इंटेंशन क्या है। ये वक्फ को रजिस्टर नहीं कर रहे, जो एक बहुत ही बड़ा इदारा वहाँ बन सकता है मुसलमानों को लेकर। आज जो हालात है, जिस तरीक़ा से वक्फ के ऊपर पूरी नज़र डाली जा रही है, जो अमेंडमेंट करने की बात सोची जा रही है, वो कहीं ना कहीं इन लोगों की कमी और हमारी आपकी कमी की वजह से हो रहा है। तो मैं ये वक्फ बोर्ड को ये माध्यम से आगाह करता हूँ, अगर मुशीर यूसुफ भाई का मसला हल नहीं हुआ और हमारा मसला हल नहीं हुआ, अगर हमारी दरगाह रजिस्टर नहीं हुई, तो मैं भी आमरण उपोषण पर बैठ जाऊँगा औरंगाबाद वक्फ बोर्ड के सामने। मैं आपके माध्यम से यही उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है एक क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसलेशन है, एक कम्युनिटी आप गवर्नमेंट और हमारे बीच में पब्लिक की हेल्प के लिए है, और आपको हेल्प करना चाहिए और आप हेल्प कीजिए। नहीं तो अन्यथा ये क्या होगा, एक जागरूकता आएगी, एक आंदोलन चलेगा और इसमें हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे, और जो अमेंडमेंट चाहती है गवर्नमेंट वो अमेंडमेंट हो जाएगा। तो आप इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, बस ओके, चलो अंदर। पहले आप ये हमारे यूसुफ भाई को समर्थन देने आए, तो आप ये मैटर को और इनको किस तरह से समर्थन देंगे और इनके अन्याय हुआ उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे मेन चीज़ है, देखो अपन देख रहे हैं कि ये भाजपा सरकार जब से आई है, जब से गरीबों पे अन्याय कर रही है। अपन देख रहे हैं कि गरीबों की ज़मीन है, जो गायरन ज़मीन है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, इसको हथियाने के लिए ये सब फंडे अपना रहे हैं। अपन देख रहे हैं कि ये अमीरों को और अमीर कर रही है और गरीबों को बेघर कर रही है। तो इस तरीके से ये बीजेपी सरकार काम कर रही है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इसमें शामिल है। आज जो वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा है, और हमारे भाई ये जो उपोषण को बैठे, तो ये कई सालों से वक्फ बोर्ड के ज़मीन के मैटर चल रहे हैं, हम देख रहे हैं, और इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और इसके जो अधिकारी है वो भी मैनेज होने जैसे काम कर रहे हैं। तो आज हम दामिनी महिला संघर्ष समिति की तरफ से प्रीति दुबे मैडम है, जयश्री शिर्के है, हमारे आयशा मैडम है, हम सब इनको पाठिंबा दे रहे हैं कि ये गरीबों की लड़ाई है और हक की लड़ाई है। मतलब 4 पीढ़ियाँ 5 पीढ़ियों से ये ज़मीन हमारे ताबे में है, और आज गवर्नमेंट ये ज़मीन हथियाने के मंसूबे से काम कर रही है। तो ये इनका मंसूबा हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे, और इनके जन आंदोलन की लड़ाई में हम हमेशा इनके साथ हैं। न्यूज़ 92 और मैं हूं मुमताज़ कादरी, और हम खड़े हैं अभी इस वक्त महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ। और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ एक ऐसा बोर्ड है जो हर दिन ब दिन जो है तो कुछ ना कुछ धांधलियों में और कुछ ना कुछ प्रकारन में घिरे हुआ रहता, और यहाँ की जो मालमत्ता है, यहाँ की जो प्रॉपर्टी है, वो हर टाइम जो है तो सेल बाय सेल, इसकी एनओसी उसकी एनओसी, और इसी तरह जिस तरह से वक्फ बोर्ड को भी फंड आया, ये आप ये हाउस है, ये हाउस के ऊपर लाखों रुपए का खर्चा हुआ, और किस तरह से खर्चा हुआ, कैसा खर्चा हुआ, इसकी भी पूरी डिटेल कागज़ टू कागज़ और वर्ड टू वर्ड आपको बताया देगा। तो आज है हमारे साथ गब्बर एक्शन कमेटी के सैयद हफीजुद्दीन, जो हर टाइम जो है तो हर संगठना, इनकी संगठना ऐसी है जहाँ अन्याय हुआ, जहाँ भ्रष्टाचार हुआ, जहाँ अत्याचार हो रहा, वहाँ पे इन्हों आते सपोर्ट करने को। तो सबसे पहले हफीज़ भाई आपका स्वागत है। आप खड़े हैं अभी फ़िलहाल महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ में, जो है तो हर दिन ब दिन कोई ना कोई अखबार में, कहीं ना कहीं न्यूज़ के ज़रिए, कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र के लोग इस वक्फ बोर्ड में आगे परेशान होते हैं, और जो है तो दूर दूर दराज से आते, फिर भी उनके काम नहीं होते। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और हमारी बार बार मुसलसल हमारी यही कोशिश रही। हमने इसके पहले भी जो सीओ साहब थे, मोइन तहसीलदार, उसके पहले जो अनीस साहब थे सीओ, हमने उनको भी यही बताए थे कि देखो आप लोग जो है, आप लोग कोई वार्ड के अधिकारी नहीं है, आप लोग कोई औरंगाबाद शहर के अधिकारी नहीं है, आप पूरे महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अधिकारी है। और यहाँ पर सिर्फ औरंगाबाद शहर या जालना शहर या औरंगाबाद ज़िले से लोग नहीं आते, यहाँ पूरे महाराष्ट्र भर से लोग आते। तो आपको यहाँ पर वक्त देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, यहाँ पे हर बंदे से आपको मिलना पड़ेगा। अब ये भाईजान अकोले से आए, आज इनको आने को 5,000 रुपये खर्चा हो रहा। आज ये आए, अब यहाँ पे सीओ साहब है नहीं, ये आए चले गए, क्या रहा? तो
तो ऐसा कई लोग जो है तो पूना, बम्बई, नागपुर, अलग अलग नांदेड़, परभनी, अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग शहरों से आते, लेकिन ये वक्फ बोर्ड का इदारा जो है तो एकदम सुस्त और एकदम नाफिकार की जा रहा है, मैं बोलूँगा। साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है दैनिक अमन वार्ता न्यूज़ 92 जो HD+ TV है, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लोकल न्यूज़ चैनल है। सर, आपके विरुद्ध और आपके खिलाफ बाहर उपोषण लगा है और उनका मानना और उनका बोलना ऐसा है कि आपने जो है पर्सनल, आपने आपके ऊपर क्लेम कर रहे हो, पर्सनल आपने वो लोगों को वहाँ के मस्जिद को इमाम बना के तमाम इख्तियारात दे दिया और बगैर मुतवल्ली को विश्वास में लिए हुए। तो सर, इसमें आप क्या बोलेंगे और आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले मस्जिद का रजिस्ट्रेशन एक अलग है, दरगाह का रजिस्ट्रेशन अलग है, दरगाह का मुतवल्ली अलग है। अब हमने क्या किया कि मस्जिद का जिसका रजिस्ट्रेशन सेपरेट है, वहाँ के पेशवाओं को ये इख्तियारात दिए कि भाई आप चंदा करो और मस्जिद की अपनी गुजर बसर करो। पहले ऐसा था कि मस्जिद का रजिस्ट्रेशन अलग रहने के बावजूद भी मुतवल्ली तनख्वाह देते थे। अब आप ये बताइए कि मस्जिद इधर और दरगाह इधर, दरगाह का मुतवल्ली ने मस्जिद के पैसे देना, चंदा लेना, उसके बजाय हमने बोले भी तुम तुम्हारा चंदा करो, मस्जिद चलाओ, पेशवामी आप करो, पहले से करते आ रहे। और रहा सवाल मुतवल्ली का कि मुतवल्ली का जो 11 महीने का पीरियड है वो ख़त्म हो गया, तुम भी नया मुतवल्ली बन जाओ और अपना अपना हिसाब से काम करो। हमारा कोई मकसद ये कोई इसकी बाजू लेना या इसकी बाजू लेना नहीं था कि दोनों भी आपस में मिलकर करो। इस हिसाब से हमने डिसीजन लिए थे ऑफिस की तरफ से, और ऑफिस की तरफ से डिसीजन लेने में मैं खुद, मेरी कोई दस्तखत नहीं है, लेकिन जब मेरे पास फाइल आती तो फाइल में ये लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन के हिसाब से उसके लिए अलग सेपरेट होना, और दरगाह का रजिस्ट्रेशन जब अलग है तो उसका मुतवल्ली अलग होना। दरगाह का जो रहता मुतवल्ली रहता, और जो पेशवा है उसको हमने चंदा करके गुजर बसर कुछ दिन के लिए करा रहा है, कोई परमानेंट नहीं है, टेम्पररी। कि एक हालात ऐसे थे, रमजान का महीना था, 1 तारीख रमजान का पहला रोजा था, पहले रोजे में डिसीजन लेना जरूरी था कि उधर से वहाँ के महल्ले से फोन आ रहे थे, तो वक्त की कमी थी, उसमें हमने पेशवा को ये जिम्मेदारी दी। लेकिन एक सवाल है सर मेरा, वक्फ बोर्ड जो है तो मस्जिद के इमाम मौजन को पगार देती, और ऐसा हमारे पास आज औरंगाबाद में है क्या? जी, जिस तरह शाह एरिया की दरगाह शौक का प्रकरण है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रकरण रहा, मगर मेरे को उसमें जाना नहीं है। वहाँ पे जो खादिम है आज भी उनको भी वक्फ बोर्ड पेमेंट देती, तो सर ये इमाम को पेमेंट क्यों नहीं चालू? अभी हमने रमजान के महीने में एक टेम्पररी तौर पे टेम्पररी ऑर्डर दिए। अब उसके बाद हम अब फाइल पुट अप करेंगे और उसके बाद जो है परमानेंट उसका सोल्यूशन निकालेंगे। वो कोई फाइनल डिसीजन नहीं था कि हमेशा के लिए हमने उसको मस्जिद दे दिए या इनको दरगाह दे दिए। एक वक्त ऐसा था, रमजान का महीना था, पहले रोजे को हमने ये ऑर्डर निकाले कि तुरंत तुमने आगे काम करना, लोगों के महले मुसल्लियान की कोई तकलीफ नहीं हो, इस हिसाब से हमने करे थे। तो सर वो मस्जिद आज जो मस्जिद का प्रकरण अभी उपोषण चालू है, क्या उसको वो मस्जिद को इनकम है क्या? कुछ क्या दुकानें हैं, कुछ है, क्या है? भी नहीं है। हमने उसमें ये लिखे थे कि चंदा करके आप फिलहाल उतना निकाल दो, टेम्पररी तौर पे हमने दिए थे, कोई परमानेंट मुस्तकल उसके ऊपर ऑर्डर नहीं ली। अब हम तफ्तीश करेंगे उसके ऊपर और जो भी है उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। तो सर एक ये तो हो गया जी। अब इसको हट के मैं एक अलग मुद्दे के ऊपर आता, नॉर्मल खाली बोलिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। पूछिए। तो सर जैसा कि औरंगाबाद में बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी है जी, आज जो है तो उसके बहुत विलेवाट चालू है। सही है। तो सर उसके ऊपर आप जैसा इसके पहले वजाहत मिर्ज़ा हमारे CEO साहब थे, जिस ये चेयरमैन साहब थे, जिस तरह तहसीलदार साहब थे, तहसीलदार साहब का एक इंटरव्यू है मेरे पास और एक उन्होंने एक प्रतिक्रिया है, बहुत अच्छा उन्होंने काम करे। सर उन्होंने बोले थे कि डिजिटल वक्फ बोर्ड जी, क्या कि आप अर्ज करो और उस पर कार्रवाई होंगी, ये मेरी ये तमन्ना है और मैं ऐसा चाहता है। तो सर अभी तक तो उन्होंने भी चले गए सर, पर अभी तक भी देखने में नहीं आया। जो काम करके गए उससे हट उसके आगे का काम हम कर रहे, क्योंकि जब मोइन तहसीलदार साहब जब यहाँ पे थे तो अपने पास स्टाफ की कमी थी। मोइन साहब ने 189 पोस्ट सैंक्शन करके लिए, जिसमें से 60 लोगों का तकर्रुर करे, और पहले अपना वक्फ बोर्ड सिर्फ 24 लोगों पे चलता था। अब अपने पास 74 लोग काम को आ गए और उस हिसाब से हम जो है सो पावर्स उनको एक एक डेलीकेट कर रहे, और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप जैसा सोच रहे उस तरीके का वर्क बोर्ड हो जाएगा। अच्छा सर मेरा एक सवाल एक और एक है स्टाफ के ताल्लुक से, जैसा आपने बताया कि आपने स्टाफ बढ़ा दिए जी, लेकिन सर जैसा आज हमारे पास एक मिसाल दे रहा मैं, एक हमारे
बोर्ड में भी मैं बहुत पहले से आता, मेरे भी कई प्रकरण चालू है, जिसमें से हमारे खुसरो साहब थे जी। और जैसा बहुत सारे भी पुराने कुछ रिटायर हो गए सर। वो लोगों के लिए कंपलसरी था, उनकी बदलियां होती थी, उनको इधर उधर भेजते थे। पर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं कि बोर्ड में जिनकी बदलियां नहीं हुई। नहीं सर, अभी इस बार में जब हमने बदलियाँ की ना, तो जैसा अभी हमारे पास जो 2 सेक्शन संभालते थे आसिफ मतौली, उनकी बदली जलगांव हो गई, और बकाया जो हमारे पास के जो लोग थे उनका सेक्शन बदल दिए। और इंशाल्लाह अब बदलियों का सीज़न कैसा रहता, अप्रैल टू अप्रैल रहता। तो इस साल हमारा तकर्रुर हुआ अप्रैल के महीने से उनको जो गवर्नमेंट के नियम है 3 साल में एक मरतबा बदली, वो लागू हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, हर आदमी 3-3 साल का पीरियड हर जगह पे निकालेगा। तो सर हमारी तमन्ना यही है आपसे और गुजारिश है जी। कि जो महाराष्ट्र भर के लोग जो आपके पास आते जी। और जो बेचारे चक्कर मारते साहब, बहुत तकलीफ होती, जी। उनके काम फास्ट होना और उनको हेल्प होना। देखो, आज हमने मीटिंग में ये डिसीजन लिए, जितने वक्फ ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट पे, कोई भी आदमी यहाँ पे नहीं आएगा। जो भी उसका काम है, मस्जिद की नोंदनी रहेंगी या मस्जिद में कुछ बॉडी के अंदर चेंजेस होंगे, सब ने अपना एप्लीकेशन अपने डिस्ट्रिक्ट में देना, और वहाँ के वक्फ ऑफिसर ने वहाँ से सिर्फ कागज़ इधर भेजना, और जो भी लोग रहेंगे वो वहीं रहेंगे, इधर कभी नहीं आएंगे। ठीक है जी। एक सवाल है साहब, लास्ट, एकदम लास्ट है सर। जो है तो इस बोर्ड में हमेशा जो है तो बोर्ड को लोग जो है, आज के दौर की बात कर रहा हूँ मैं, एक नॉर्मल हर किसी के दिल व दिमाग में रहता कि बोर्ड के ऐसी बोलते। तो सर अब बोर्ड को जो है तो सुधारने के लिए और बोर्ड के लिए आप कितनी कड़ा कर्मचारियों पे भी लगाम कैसी रहना? नहीं, कर्मचारी अभी जो आगे वाले, जो यूपीएससी एमपीएससी का जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे थे, फ्रेश तरीके के बच्चे हैं, उनके अंदर जोश ज़्यादा है, काम करने का जज्बा ज़्यादा है। अब पहले जो था हमारे पास स्टाफ की कमी थी, 24 लोगों पे पूरा महाराष्ट्र चलाते थे, आज हमारे पास 74 लोग हो गए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और 70 लोग आने वाले हैं। तो सब लोगों को अपना अपना काम बांट के दिया गया, सब लोगों को अपना अपना ज़िला बांट के दिया गया। लोग ऑटोमेटिक नीचे ज़िलों पे जाएंगे, वहाँ से कामों की स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शुक्रिया साहब आपका।